रूसी क्रांति कोई अलग घटना नहीं थी, नहीं असंतोष का कोई साधारण स्वतःस्फूर्त प्रकोप। यह दशकों के संचित तनाव का परिणाम था, विचारों का, संरचनाओं के धीरे धीरे दरकने का, जब तक कि वे अब संभल नहीं सके। 19वीं सदी के अंत में रूस में जारशाही व्यवस्था ने एक कठोर, अत्यंत असमान समाज बनाए रखा, जबकि यूरोप औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहा था। रूस कृषि संरचनाओं में जकड़ा हुआ था, एक अधीनस्थ किसान आबादी के साथ और एक उभरता हुआ श्रमिक वर्ग अपनी स्थिति के बारे में तेजी से जागरूक हो रहा था। कार्ल मार्क्स के विचार फैलने लगे, यूरोपीय मॉडल की हूबहू नकल के रूप में नहीं, लेकिन एक अलग वास्तविकता के लिए एक मजबूर अनुकूलन के रूप में, जहां सर्वहारा वर्ग अभी भी कमजोर था, लेकिन असंतोष अपार। व्लादिमीर इलिच उल्यानोव, लेनिन प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरेंगे, न केवल एक राजनीतिक नेता के रूप में, बल्कि एक रणनीतिकार के रूप में, मार्क्सवाद की व्याख्या करने और उसे रूस के अनुकूल एक क्रांतिकारी उपकरण में बदलने में सक्षम। लेनिन के लिए क्रांति इंतजार नहीं कर सकती थी, यह व्यवस्था की प्राकृतिक परिपक्वता पर निर्भर नहीं था, लेकिन एक संगठित, अनुशासित, अथक, अग्रणी की दृढ़ कार्रवाई की। इस तरह पार्टी का जन्म होता है, एक साधारण आंदोलन के रूप में नहीं, लेकिन सत्ता की एक मशीनरी के रूप में, जिसे राज्य का नियंत्रण लेने के लिए डिजाइन किया गया है। ट्रॉट्स्की, जिनोविएव, कामेनेव और बुखारिन जैसी हस्तियां इस प्रक्रिया के साथ संरचना, सिद्धांत और क्रिया प्रदान करना, लेकिन सभी का दृष्टिकोण एक जैसा नहीं था। समाजवादी आंदोलन के भीतर ही गहरे विभाजन पैदा हो गए। उन लोगों में से जिन्होंने तत्काल क्रांति का बचाव किया और जो लोग अधिक क्रमिक परिवर्तन पर दांव लगा रहे थे। राज्य का उपयोग ब्रेकिंग पॉइंट बन गया। कुछ के लिए इसे नष्ट करना पड़ा, दूसरों के लिए परिवर्तन के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस संदर्भ में रूसी क्रांति अपना अनूठा चरित्र प्राप्त कर लेती है। यह सिर्फ वर्ग संघर्ष नहीं है, यह सत्ता तंत्र पर नियंत्रण की लड़ाई है। इस बीच ज़ारवाद ने दमन के साथ जवाब दिया। गुप्त पुलिस, ओखराना, निगरानी, घुसपैठ, उत्पीड़न, एक ऐसी ताकत को रोकने की कोशिश की जा रही है जिसे अब रोका नहीं जा सकता। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में तनाव गंभीर बिंदु पर पहुंच गया है। क्रांतिकारी आंदोलन संगठित है, निर्वासन में मजबूत होता है और यूरोपीय धाराओं से जुड़ता है, विचारों को आत्मसात करता है। युक्तियां, रणनीतियां, लेनिन दूर से
एक स्पष्ट दृष्टि बनाएं। संरचना, एक योजना, और फिर ब्रेकिंग पॉइंट आता है। 1905, एक चिंगारी, एक विरोध, पर्यावरण में दरार, ड्रेस रिहर्सल, जो आने वाला था, क्योंकि रूसी क्रांति, उनका जन्म एक ही दिन में नहीं हुआ। यह बना था विचार दर विचार, त्रुटि पर त्रुटि, बनने तक सबसे क्रांतिकारी परिवर्तनों में से एक में आधुनिक इतिहास के। लेकिन तनाव गायब नहीं हुआ। 1905 में एक आंदोलन शुरू हुआ जो स्पष्ट फ्रैक्चर की शुरुआत का प्रतीक था। पोप गैपॉन के नेतृत्व में श्रमिकों का एक विरोध प्रदर्शन विंटर पैलेस की ओर जवाब मांगते हुए आगे बढ़ा। न्याय की मांग करते हुए। प्रतिक्रिया थी आग, गोलियां, अराजकता, बर्फ पर गिरते शव। तथाकथित खूनी रविवार ने न केवल एक सुरक्षात्मक राजा के भ्रम को नष्ट कर दिया, बल्कि इसने निश्चित रूप से क्रांतिकारी चेतना को प्रज्वलित किया। उसी क्षण से हड़तालें, दंगे और श्रमिक संगठन का विस्तार होने लगा। जार ने ड्यूमा, एक सीमित संसद, शांत करने के लिए डिजाइन की गई एक नियंत्रित रियायत, परिवर्तन नहीं, बनाकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। लेकिन व्यवस्था पहले ही कमजोर हो चुकी थी। सामाजिक तनाव खत्म होना तो दूर, बढ़ता ही जा रहा था। ग्रामीण इलाकों में किसानों ने जमीन की मांग की। शहरों में मजदूरों ने अधिकारों की मांग की। और सत्ता संरचनाओं में सबसे खतरनाक दरार दिखाई देने लगी। सत्ता की हानि। फिर अंतिम झटका आया। 1914 महान युद्ध। एक संघर्ष जिसने न केवल यूरोप को फिर से परिभाषित किया, बल्कि रूस को उसकी सहन शक्ति की सीमा तक धकेल दिया। अपर्याप्त तैयारी और अपर्याप्त साज सामान वाली सेना को लगातार पराजय का सामना करना पड़ा। लाखों सैनिकों को बिना संसाधनों के, बिना रणनीति के मोर्चे पर भेजा गया। इस बीच अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। भूख फैल गई। कारखाने ठप हो गए। परिवहन विफल हो गया। और राज्य प्रतिक्रिया नहीं दे सका। युद्ध ने देश को एकजुट नहीं किया, इसने इसे तोड़ दिया। शहरों में निराशा क्रोध में बदल गई। मोर्चे पर सैनिकों ने आदेशों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। और सत्ता के केंद्र में जार निकोलस II तेजी से अलग थलग हो गया। पतन की भयावहता को समझने में असमर्थ। 1917 में सेंट पीटर्सबर्ग इसका केंद्र बन गया। विरोध रोटी को लेकर शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही पूर्ण विद्रोह में बदल गया। मजदूर सड़कों पर उतर आए। सैनिकों ने आज्ञा का पालन करना बंद कर दिया। और व्यवस्था भीतर से चरमराने लगी। सत्ता हवा में रहती है। और उस शून्य में दो ताकतें उभरती हैं। एक तरफ अनंतन सरकार अतीत से पूरी तरह नाता तोड़े बिना व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है।
दूसरी तरफ सोवियत कार्यकर्ता और सैन्य संगठन जो सत्ता के एक नए रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक द्वंद्व, एक तनाव, एक असंभव संतुलन जिसे अधिक समय तक कायम नहीं रखा जा सकता। और ठीक उसी बिंदु पर लेनिन लौटते हैं, एक पर्यवेक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक दृढ़ निष्पादक के रूप में, एक स्पष्ट विचार के साथ। सारी शक्ति सोवियत को, बिना रियायतों के, बिना आधे अधूरे उपायों के। क्रांति अब कोई संभावना नहीं थी, यह अपरिहार्य थी, और दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लेकिन तनाव जार के पतन के बाद हल नहीं हुआ। सत्ता निलंबित कर दी गई। विभाजित, नाजुक, एक अनंतिम सरकार ने व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की, जबकि सड़कों और बैरकों में एक और ताकत बढ़ गई, सोवियत। फिर लेनिन लौटे। अप्रैल 1917। वह बातचीत के लिए नहीं लौटे, वह संतुलन तोड़ने के लिए लौटे। ट्रॉट्स्की के साथ मिलकर उन्होंने एक सीधा कार्यक्रम तैयार किया, बिना किसी रुकावट के। सारी शक्ति सोवियतों को, एक नारा जिसने संदेह को दिशा में बदल दिया। लेकिन क्रांति रैखिक नहीं थी। आंदोलन के भीतर ही विभाजन थे। संदेह, प्रतिरोध। जुलाई में बोल्शेविकों ने सत्ता संभालने की कोशिश की और असफल रहे। लेनिन को भागना पड़ा, छुपना पड़ा, क्षण भर के लिए बोर्ड से गायब हो गए। इस बीच अनंतिम सरकार कमजोर होती रही। केरेंस्की ने नेतृत्व संभाला, युद्ध जारी रखने की कोशिश की, संरचना को बनाए रखा। लेकिन वास्तविकता अलग थी। सेना विघटित हो रही थी, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा था, शहरों से भूख बढ़ रही थी, और सत्ता दिन ब दिन खत्म होती जा रही थी। फिर एक और खतरा सामने आया। कोर्निलोव, एक ज़ारिस्ट जनरल, ने सत्तावादी समाधान लागू करने की कोशिश की। ऊपर से व्यवस्था बहाल करने के लिए तख्तापलट किया, लेकिन उसका प्रयास विफल रहा, और वह विफलता बोल्शेविकों को मजबूत करने के रूप में समाप्त हुई। अक्टूबर के अंत में लेनिन समझ गए कि सत्ता शून्यता अपने चरम बिंदु पर पहुंच गई है। अब इंतजार करना पर्याप्त नहीं था, कार्रवाई करनी पड़ी। पार्टी के भीतर अभी भी संदेह थे। कामेनेव और जिनोविएव तत्काल विद्रोह के विरोध में थे। स्टालिन हिचकिचाए, लेकिन लेनिन और ट्रॉट्स्की ने अंतिम निर्णय की ओर कदम बढ़ाया। और फिर समय आया, अक्टूबर 1917। ट्रॉट्स्की द्वारा संगठित क्रांतिकारी सेनाएं पेट्रोग्राद के प्रमुख बिंदुओं पर आगे बढ़ी। विंटर पैलेस पर धावा बोल दिया गया। पुरानी सत्ता गिर गई, और पीपुल्स कमिश्नर्स काउंसिल के नाम से एक नई सरकार का उदय हुआ। पहला संकेत स्पष्ट था।
युद्ध से बाहर निकलें, भूमि का विभाजन करें, लोगों के अपने भाग्य का फैसला करने के अधिकार को पहचानें। नई बोल्शेविक सत्ता अभी भी अल्पमत थी, लेकिन उसने क्रूर गति से काम किया, मानो उसने समझा हो कि क्रांति में जो भी संदेह करता है गायब हो जाता है। लेकिन शांति की ऊंची कीमत थी। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में रूस ने जर्मनी द्वारा लगाई गई बहुत कठोर शर्तों को स्वीकार कर लिया। उसने क्षेत्र खो दिए, उसने प्रभाव खो दिया, उसने अपने पूर्व शाही निकाय का हिस्सा खो दिया। हालांकि लेनिन के लिए प्राथमिकता क्रांति को बचाना था, भले ही इसके लिए स्थान, प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय गौरव का त्याग करना पड़ा। और जब नया शासन मजबूत होने की कोशिश कर रहा था, एक और युद्ध शुरू हुआ, गृह युद्ध। जारवाद के पूर्व रक्षक, उदारवादी समाजवादी, विदेशी ताकतें और श्वेत सेनाएं बोल्शेविकों के खिलाफ उठ खड़ी हुईं। देश विभाजित था, लाल बनाम श्वेत, क्रांति बनाम प्रतिक्रांति, भविष्य बनाम अतीत। ट्रॉट्स्की ने लोहे के अनुशासन के साथ लाल सेना को पुनर्गठित किया। पूर्व ज़ारिस्ट अधिकारियों को निगरानी में इस्तेमाल किया गया और युद्ध अस्तित्व की पूरी परीक्षा बन गया। जुलाई 1918 में शाही परिवार को येकातेरिनबर्ग में मार डाला गया था। उस अधिनियम के साथ पुरानी दुनिया प्रतीकात्मक रूप से बंद हो गई थी। कोई वापसी संभव नहीं थी। अब कोई शाही व्यक्ति नहीं था जिसके आसपास अतीत का पुनर्निर्माण किया जा सके। गृह युद्ध कठिन था, क्रूर, विशाल। विदेशी शक्तियों ने हस्तक्षेप किया। वहां भूख थी, दमन, हिंसा और नई सोवियत सत्ता पर लगातार दबाव था। लेकिन धीरे धीरे लाल सेना ने विरोध किया, आगे बढ़ी और अंततः प्रबल हो गई। इस बीच लेनिन को समझ आ गया था कि रूसी क्रांति अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रह सकती। अगर समाजवाद को जीवित रहना है तो उसे विस्तार करना होगा, उसे यूरोप से जुड़ना होगा, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बनना होगा। इस प्रकार तीसरे इंटरनेशनल का जन्म हुआ, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। सुधारवादी समाजवाद से निश्चित रूप से नाता तोड़ने का एक प्रयास और मॉस्को से विश्व क्रांति को संगठित करने का। लेकिन लेनिन की अपेक्षा के अनुरूप यूरोपीय क्रांति नहीं हुई। रूस अलग थलग पड़ गया, दुश्मनों से घिरा हुआ, टूट-फूट, युद्ध, गरीबी और अविश्वास के बीच अपना रास्ता खुद बनाने के लिए मजबूर हो गया। सैन्य जीत के बाद एक और लड़ाई आई, देश के पुनर्निर्माण के लिए। अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, उद्योग ठप हो गए, ग्रामीण इलाके थक गए,
और पूरे क्षेत्र में भूख फैल गई। तब लेनिन ने नई आर्थिक नीति को बढ़ावा दिया। एनईपी, एक सामरिक वापसी, बाजार को एक अस्थायी रियायत, छोटी संपत्ति, सीमित व्यापार, आर्थिक प्रोत्साहन। यह क्रांति का अंत नहीं था। यह क्रांति को भूख से मरने से रोकने की एक चाल थी। लेकिन लेनिन अब पहले जैसे नहीं रहे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। स्ट्रोक ने उनकी आदेश देने की क्षमता को सीमित कर दिया। और जैसे ही उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, पार्टी के भीतर एक और मूक संघर्ष शुरू हो गया। उत्तराधिकार की लड़ाई। ट्रॉट्स्की ने स्थायी क्रांति, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार प्रक्रिया की बौद्धिक और सैन्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व किया। दूसरी ओर स्टालिन तंत्र के भीतर से, पदों से, संगठन से, संरचना के धैर्यपूर्ण नियंत्रण से आगे बढ़े। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के साथ ही एक चरण बंद हो गया, जो क्रांति जारवाद के खिलाफ विस्फोट के रूप में पैदा हुई थी। अब एक ठंडे, अधिक नौकरशाही, कठिन चरण में प्रवेश कर रही थी। सत्ता अब न तो सड़क पर थी, न ही विद्रोह में, न ही सोवियतों की शुरुआती चीख में। सत्ता पार्टी में, प्रशासन में, राज्य के आंतरिक तंत्र में केंद्रित होने लगी थी। लेनिन के रूस ने पुराने साम्राज्य को नष्ट कर दिया था, युद्ध से उभर आया था, प्रतिक्रांति से बच गया था और सत्ता का एक नया मॉडल बनाया था। लेकिन इसने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया था। क्या लोगों को आजाद कराने के लिए पैदा हुई क्रांति नियंत्रण की मशीनरी बने बिना जीवित रह सकती है? और वह प्रश्न 20वीं सदी की नीति को चिह्नित करेगा।